हो रहा था, लास्ट लेक्चर क्या हो रहा था, वी वर सर डूइंग टेस्ट के कुछ डाउट्स हैं, लास्ट में लोगे क्या? श्योर चलेगा, आई डोंट माइंड, श्योर चलेगा, बट मेरे को पेपर भी भेज देना बिकॉज आई डोंट हैव द पेपर, मुझे पता नहीं कौन सा टेस्ट की बात कर रहे हो, बट यस विच सर। एवर टेस्ट इज देयर बिल्कुल चलेगा, आई डोंट माइंड। मुझे दिख रहा है एक क्वेश्चन पेंडिंग था, अच्छा नहीं हो गया था, वो हो गया था सॉरी, वो कॉन्साइक्लिक वाला कर लिया था ना अपन ने, दिख रहा है आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस इज -1, हाँ हो गया था ठीक है। तो अपन को देखो बच्चों ऐसे स्टैब्लिश करना है थोड़ा सा बेसिक, अभी ज्योमेट्री में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो बेसिक आइडियाज में आपको पहले ही दे रहा हूँ छोटे छोटे, फिर हाँ बोलो। लास्ट पार्ट वही था ना कि आर्गुमेंट ऑफ -1 बस वही खत्म करना था ना। लास्ट पार्ट बस वो कॉन्साइक्लिक वाली कंडीशन, कॉन्साइक्लिक एंड कोलिनियरिटी वाली। हाँ? सर आपने उसमें एक रिमाइंडर भी डाला था। हाँ हाँ वही पढ़ा रहा हूँ मैंने देख लिया। तो बेसिक ध्यान से देखो, आइडियोलॉजी समझो, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा का पूरा एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल एंटायरली, मतलब चलो एक सिंपल, अच्छा एक सेकंड एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट के पहले ये तो देख लो, मैंने ये नोटेशन बताया भी था कि नहीं, मैं नोट्स में, हाँ मैंने ये पॉइंट्स वाला नोटेशन बता दिया था। जैसे ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ, कंसीडर AZ1 BZ2 and CZ3 as the vertices of a triangle, ये नोटेशन बता दिया था ना मैंने, है ना। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ये एक अगर ट्राइंगल है तो इट इज, जैसे अपन x1y1 x2y2 x3y3 देते थे, इस बार अपन z1 which will be x1 plus y1 iota, z2 will be which will be x2 plus y2 iota and z3 which will be x3 plus y3 iota, ऐसे z1 z2 z3 फॉर्मेट में देंगे। तो अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री याद है तो मुझे बताओ ट्राइंगल एबीसी का सेंट्रॉइड क्या होगा, जल्दी बताओ आपके हिसाब से इसका सेंट्रॉइड का पोजीशन वेक्टर या फिर पोजीशन कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, जल्दी बताओ भाई, कैन यू गेस पीपुल। सर Z1 + Z2 + Z3/3। वेरी गुड, सिंपल, समझाऊं कि समझ गए अपने आप। इट इज नथिंग बट इफ दिस वाज x1 y1 x2 y2 x3 y3, सेंट्रॉइड वुड हैव बीन समेशन xi/3 समेशन yi/3, है ना, ये सेंट्रॉइड होता है। तो करेस्पॉन्डिंग sir. कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, व्हाट वुड हैव बीन द करेस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर, x, y का कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है बच्चों, x प्लस y आयोटा, हाँ या ना। So Yes, sir. it's like x1 Yes, plus sir. y1 iota और x2 plus y2 iota, x3 plus y3 iota whole upon 3। बात वही हुई, पोटैटो पटाटो है आलू ही। I hope समझ आ रहा हो। So what I'm trying to say, the entire geometry is applicable here, just that the formulas now will be seen in terms of, they will be seen in terms of complex form, sorry complex numbers। तो जैसे अगर मैं आपसे पूछूं इन सेंटर, कैन यू गेस कि इन सेंटर का फॉर्मूला उसमें पता रहा तो इसमें भी पता ही होगा। इन सेंटर गेस कर सकते हो क्या होता था इन सेंटर, किसी को याद आ रहा है इन सेंटर, इन सेंटर याद करो, इन सेंटर ax1 bx2 cx3 याद आ रहा है। Yes, sir. तो भाई ax1 मतलब ये साइड लेंथ इनटू अपोजिट का कोऑर्डिनेट, तो bc साइड लेंथ इनटू अपोजिट का कोऑर्डिनेट की जगह इस बार कॉम्प्लेक्स ही आ जाएगा, और समथिंग कॉमा समथिंग नहीं लगाएगा इसमें, बस ऐसे एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका। तो bc इंटू अपोजिट कॉम्प्लेक्स, ac इंटू अपोजिट कॉम्प्लेक्स एंड ab इंटू अपोजिट कॉम्प्लेक्स। तो ये तीन ऐसे होल डिवाइडेड बाय, याद हो तो a प्लस बी प्लस सी मतलब साइड लेंथ का सम, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये ऐसे इंटेंट जस्ट गेस वर्क मतलब करवा रहा हूं मैं, बाकी याद तो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है ही, वही चीज यहाँ पे बस x प्लस वाई आयोटा फॉर्मेट मतलब z z2 z1 z2 z3 z3 के फॉर्मेट में। अच्छा इनफैक्ट ऑयलर लाइन भी एप्लीकेबल है, ऑयलर लाइन वगैरह, क्योंकि तो ज्योमेट्री है बच्चों, ऑयलर लाइन वगैरह सब एप्लीकेबल है क्योंकि दिस इज ज्योमेट्री एंड ज्योमेट्री हैज नथिंग टू डू विद व्हिच प्लेन यू आर टॉकिंग अबाउट। तुम xy प्लेन में बोलो या फिर तुम कॉम्प्लेक्स प्लेन में बोलो, ज्योमेट्री हैज नथिंग टू डू विद द रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्री इज जस्ट ज्योमेट्री। तो जैसे एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो हाँ जैसे इनफैक्ट ये तो याद भी रख सकते हो, जैसे इफ ट्राइंगल एबीसी इसका सरकम सेंटर 0 है, देन ऑर्थो सेंटर क्या हो जाएगा बताओ,
ट्राइंगल एबीसी का सर्कम सेंटर 0 तो ऑर्थो सेंटर क्या हो जाएगा बताओ? ये अपन ऑयलर लाइन से निकालते थे। स्नेहिल, आई एम जस्ट सेइंग कि ऑयलर लाइन दैट रेशियो इज स्टिल एप्लीकेबल। व्हाट वाज ऑयलर लाइन का रेशियो, याद दिलाओ। ऑयलर लाइन पे कौन से 3 ज्योमेट्रिक सेंटर लाई करते थे, याद आ रहा है? GH SGH याद है कुछ? यस 1:2 1:2 ये अभी भी एप्लीकेबल है। इनफैक्ट मैं इसका राइट ऑफ एप्लीकेशन दिखा रहा हूं। ये एक ट्राइंगल एबीसी है जिसका मान लो इफ सर्कम सेंटर इज 0, ये कई जगह यूज आता रहेगा इसलिए अपन इसको ऐसे ऑफिशियली लिख ही लेते हैं। अगर मान लो किसी ट्राइंगल का सर्कम सेंटर 0 है तो ऑर्थो सेंटर क्या आएगा? ये देखो कितने बच्चों को चलेगा, सर्कम सेंटर तो रहा 0, ओके। सेंट्रॉइड क्या होता है? Z1 plus Z2 plus Z3 by 3. बाय 3। तो ऑर्थो सेंटर कैसे निकालोगे बच्चों? ऑर्थो सेंटर कितने बच्चों को दिख रहा है? S और G को 3:2 एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है कि नहीं बताओ? H डिवाइड्स S एंड G इन रेशियो 3:2 एक्सटर्नली। ये दिखता है क्या बच्चों को? Yes sir. है ना, वही ना, ये G डिवाइड्स इन द रेशियो 1:2 बट H क्या है? 3:2 ऐसा। तो 3:2 एक्सटर्नली है तो H का कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे? इनफैक्ट ये तो मैं लिखना ही भूल गया, सॉरी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एप्लीकेबल के पहले ये तो लिखने ही भूल गया। सबसे पहले मुझे ये लिखना चाहिए, सबसे पहले ये लिखना चाहिए सेक्शन फॉर्मूला। सबसे पहले तो मुझे ये लिखना चाहिए था, सेक्शन फॉर्मूला एप्लीकेबल है बच्चों। सेक्शन फॉर्मूला एप्लीकेबल मतलब अगर एक पॉइंट है AZ1, एक पॉइंट है BZ2, सबसे पहले ये लिख देता तो ज्यादा अच्छा लगता है, और CZ इसको M:N रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो Z का पोजीशन वेक्टर विल बी गिवन बाय, द पोजीशन वेक्टर ऑफ Z इज गिवन बाय, तो मिड पॉइंट सब एप्लीकेबल है। क्या होता था बच्चों? M इंटू अपोजिट वाला, याद आ रहा है? Yes sir. N इंटू Z1 अपॉन M प्लस N। पहले ये बता देता तो B और C का मिड पॉइंट इज Z2 प्लस Z3 by 2। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये सबसे पहले मुझे बता देना चाहिए था, बाकी सब तो चीजें सेम ही है। तो जैसे इसमें H का कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा बच्चों? अगर S और G को 3:2 में डिवाइड कर रहा है तो कितने बच्चों चलेगा कि सेक्शन फॉर्मूले के बेसिस पर क्या बन जाएगा? 3G minus 2S upon 3 minus 2, हाँ या ना? Yes sir. 3 times G minus 2 times S upon 3 minus 2। तो बेसिकली क्या बन रहा है? as good as 3G। 3G मतलब ऑर्थो सेंटर क्या बन रहा है? G is Z1 plus Z2 plus Z3 by 3। तो ऑर्थो सेंटर क्या बन जाएगा? Z1 plus Z2 plus Z3। ये इनफैक्ट याद भी रख सकते हो, ये अपन ने एक आध बार उसमें भी करा है, स्ट्रेट लाइन में भी अपना आया है कि सर्कम सेंटर ओरिजिन है तो ऑर्थो सेंटर क्या होता है? x1 plus x2 plus x3 y1 plus y2 plus y3। और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ये हो जाएगा। इसको याद भी रख सकते हो, मैं सिर्फ सेक्शन फॉर्मूला और ऑयलर लाइन का एप्लीकेशन दिखा रहा, तो इसको याद भी रख सकते हो। बट स्ट्रिक्टली व्हेन सर्कम सेंटर इज 0, 0. when circum center is 0 ortho center becomes simply Z1 plus Z2 plus Z3। ये याद रख सकते हो, ठीक है? Yes ये sir. देखो, इसको लिख लो। ये अभी मैं आज या फिर नेक्स्ट वाले लेक्चर में इसका यूज नहीं आने वाला, अभी इमीडिएटली यूज नहीं करूंगा सेक्शन फॉर्मूला वगैरह का, बट ये पता अभी इस्टेब्लिश कर देता हूँ बेसिक आइडियोलॉजी। अभी मैं थोड़ा सा और बेसिक ज्योमेट्री इंटरप्रिटेशन वगैरह सिखा रहा हूँ। देखना बच्चों, एक बार अगर आपने पकड़ लिया ना, एक बार कितना आसान है, देखना फिर। हाँ, ये सब आर्गेन प्लेन में स्नेहिल, यस। इंस्टेड ऑफ x1 y1 x प्लस वायोटा हो गया है, और अब अपन x प्लस वायोटा तो लिखते ही नहीं है, अब अपन Z1 Z2 Z3 नाम से वर्टाइसेस दे देते हैं। बट ओरिजिनली Z1 मस्ट हैव बीन x1 प्लस y1 आयोटा ऐसे टाइप का, विच इज इक्विवेलेंट ऑफ पॉइंट x, y इन रियल प्लेन। बट अब अपन Z1 Z2 Z3 के फॉर्मेट में ही सॉल्व करेंगे। सर हाँ, ये स्टार्ट यही है ना, बेसिक कोऑर्डिनेट। बस यही है स्टार्ट।
Sir, एक मिनट sir, let me take a screenshot. Now I had to rejoin. I had network issues. ठीक है देख लो, बट थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा, और ये जूम्ड आउट है, ज्यादा जूम आउट करूंगा तो पोपट हो जाएगा। हो गया sir, thank you. ठीक है, देखो कॉपी करना हो तो कर लो, टाइम दे रहा हूँ मैं, कोई परेशानी नहीं, ये देख लो। चलो कॉपी होगा तो आगे बढ़ते हैं। Sir, just अब 1 मैं minute. ओके ओके Wait. तो लेट मी एक्सप्लेन यू सम बेसिक आइडियाज जो आप अगर सीख लेंगे, वंस यू अंडरस्टैंड द इंटरप्रिटेशन ना, तो आपको कुछ भी इंटरप्रेट करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। बट मुझे एक बेसिक आइडियोलॉजी समझाना है, क्योंकि मैं ये समझा देता हूँ तो काफी बच्चों को लगता है कि हाँ से समझ आ रहा है, इंटरप्रेट कर सकते हैं, तो काफी गंदे गंदे क्वेश्चन आप इंटरप्रेट करके खुद ही आंसर दे पाओगे। So let's see what basic ideas am I talking about. Get used to these ideas. Get used to these ideas. मुझे ऐसे समझाने में बहुत कंफर्टेबल और बहुत मजेदार हो जाता है कॉन्सेप्ट। कंसीडर, तुम अभी एक काम करो बस ऐसे ही, z कॉम्प्लेक्स, यार क्या बोलूं, वेरिएबल अभी लिखने का मन नहीं कर रहा, कंसीडर z कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकली, हाँ बोलो। Can you explain neutral line again, please? क्या 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 यार, तेरी आवाज थोड़ी वैसी आ रही है यार, मतलब Euler line वापस समझा सकते हो please? लास्ट वाला Yes sir. देखना, ये 1:2 तो याद है ऑयलर लाइन होता है। Yes sir. तो अब S पता है ओरिजिन, G पता है Z1 + Z2 + Z3/3, तो ऑर्थो सेंटर निकाल सकता हूँ सेक्शन फॉर्मूले से। कहना है कि ऑर्थो सेंटर डिवाइड्स S एंड G इन द रेशियो 3:2, ये 3 और ये 2 एक तरीके से, है ना। तो S एंड G को 3:2 एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो सेक्शन फॉर्मूला बन जाएगा 3 and -2, तो 3G - 2S अपॉन 3 - 2, सेक्शन फॉर्मूला लगा दिया मैंने। तो S तो 0 है और 3 - 2 1, तो वो 3G के बराबर आ रहा है। 3G मतलब 3 टाइम्स द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड, तो Z1 + Z2 + Z3 आ रहा है। ठीक है, ठीक Yes. है ना। तो कंसीडर Z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर Z है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर Z है, वो किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा, Yes, sir. है ना। तो अपन वापस से थोड़ा सा रिविजिट कर रहे हैं कुछ डेफिनेशंस को। मॉड Z को अपन क्या डिफाइन करोगे? मॉड Z ऑब्वियसली वी नो इट एज लेंथ ऑफ Circle. कॉम्प्लेक्स नंबर। नहीं अबे रुक तो जा, अरे कहां सर्कल पे कहां भाग गया? नहीं रुक जा। मॉड Z मतलब क्या हुआ? आइदर यू कॉल इट लेंथ ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर, लेंथ और मैग्नीट्यूड ऑफ Z, ये तो पता ही हमें, बट अब ऐसे सोचना चालू कर दो, और आई वांट यू टू रिमेंबर इट लाइक दिस, क्योंकि दिस आल्सो रिप्रेजेंट्स पोजीशन ऑफ वेक्टर ऑफ सम पॉइंट, ऐसा कोई पॉइंट होगा ना A Z करके, तो तुम ये बोल सकते हो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Z, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट जो भी होगा Z फ्रॉम ओरिजिन, चलेगा क्या? ओरिजिन से डिस्टेंस, मॉड Z डिस्टेंस, मॉड Z मतलब
इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस, है ना? Yes, सेम sir. ही बात है, इसमें मत कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, सेम ही बात है। बट अब ध्यान से देखो, नेक्स्ट वाला पार्ट समझना, सेकंड वाला समझना। z, अच्छा मॉड z है तो z को देखो, एक खुला z, मतलब इसमें मॉडुलर साइन नहीं है, तो तुम z को क्या बोलोगे? इट्स लाइक अ वेक्टर और लाइक अ, मतलब इट्स लाइक अ कॉम्प्लेक्स नंबर, बट मैं ऐसे प्रिफर करता हूँ बोलना, इट्स लाइक अ वेक्टर। ओरिजिनेट कहां से हो रहा है? कहां से? इसकी डंडी कहां से कनेक्टेड है? ओरिजिनेटिंग फ्रॉम, कहां से ओरिजिनेट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर? Origin. ओरिजिन। पोजीशन वेक्टर होता है ना, एक सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर अगर बोलूं z, तो वो कहां से ओरिजिनेट होता है हमेशा? z अलोन इफ रिटर्न, इट विल बी ओरिजिनेटिंग फ्रॉम Origin. ओरिजिन। याद रखोगे ये बात, z Yes, sir. हमेशा ओरिजिन से कनेक्टेड होता है। सेकंड पॉइंट फिर से सुनना, नया पॉइंट बता रहा हूं, सब सुनते जाओ, इंटरप्रेट करते जाओ। z माइनस z नॉट, इसमें मैं अज्यूम कर रहा हूं z को वेरिएबल अज्यूम कर रहा हूं एंड z नॉट को फिक्स्ड अज्यूम कर रहा हूं, ठीक है? z को वेरिएबल और z नॉट को फिक्स अज्यूम कर रहा हूं। मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे लिखना नहीं है, मैं बस बताना चाह रहा हूं कि इसमें z नॉट को फिक्स अज्यूम करो। तो ध्यान से देखो, z माइनस z नॉट कितने बच्चों को चलेगा? z क्या हो जाएगा? एक कॉम्प्लेक्स नंबर z, ऐसा कुछ होगा ना, जल्दी बताओ। Yes, sir. z नॉट ऐसा कुछ होगा, है ना? Yes. और z नॉट में z माइनस z नॉट मैंने सिखाया था ना, ये वेक्टर होगा z माइनस z नॉट। Yes, sir. तो z माइनस z नॉट को मैं बोल सकता हूं इट इज लाइक अ वेक्टर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम। z माइनस z नॉट कहां से ओरिजिनेट हो रहा है? पीपल, Z not. From Z Z naught. minus Z naught. नहीं, फ्रॉम z माइनस z नॉट नहीं, z नॉट से ओरिजिनेट होता हुआ वेक्टर है। z माइनस z नॉट इज अ वेक्टर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम z नॉट, z नॉट से निकलता हुआ। तो अगर आपको ऐसे कोई कहीं दिखता है z माइनस 3 माइनस, ऐसे लिख देता हूं मैं, तो ये आप इसको ज्योमेट्रिकली कैसे ट्रीट करोगे कि z माइनस 3 प्लस 4 आयोटा कहां से ओरिजिनेट होता हुआ? 3 प्लस 4 आयोटा मतलब 3,4 कोऑर्डिनेट से ओरिजिनेट होता हुआ, चलेगा क्या? Yes, इसका sir. पॉइंट ऑफ ओरिजिन हैज टू बी 3 प्लस 4 आयोटा। आर यू बाइंग दैट? Yes, sir. चलो ठीक है, तो ये इंटरप्रिटेशन जरूरी है, नहीं कंफर्टेबल हो तो गेट बी कंफर्टेबल विद दिस, गेट योरसेल्फ अकस्टम टू दिस, करते जाओ। अच्छा, z प्लस z नॉट अगर इसी डेफिनेशन से जाएं तो z प्लस z नॉट इज अ वेक्टर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम, z प्लस z नॉट इज अ वेक्टर Z. ओरिजिनेटिंग फ्रॉम, z प्लस z नॉट इज अ वेक्टर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम, अगर इसी के हिसाब से जाएं। Origin. नहीं बे, So Z. नहीं, व्हाट इज z? Oh, minus मैं Z बोल रहा हूँ naught. z प्लस z नॉट इज लाइक अ वेक्टर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम। Yes, sir. From Z naught, but in opposite direction. माइनस z नॉट बोलना, माइनस z नॉट कितने बच्चों को दिख रहा है? z माइनस वॉट एवर, इससे ओरिजिनेट होने वाला, तो माइनस z नॉट कहीं पे होगा पॉइंट, उससे ओरिजिनेट होने वाला, समझ रहा है क्या? Yes, sir. ठीक है, चलो। तो इफ दिस यू अंडरस्टूड, देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मॉड ऑफ z माइनस z नॉट, चलो बताओ भाई इसका मीनिंग क्या है? मॉड ऑफ z माइनस z नॉट, तो z माइनस z नॉट इज अ वेक्टर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम z नॉट, और मॉड ऑफ z माइनस z नॉट मतलब इस वेक्टर का लेंथ। तो कैन आई कॉल इट डिस्टेंस ऑफ z? कैन आई कॉल दिस डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम z नॉट? बोलो भाई, Yes, sir. इसका लेंथ है ना z माइनस z नॉट का लेंथ, तो मैं उसको बोलूंगा z का z नॉट से डिस्टेंस। इज एवरीवन हैप्पी विद दिस थिंग? Yes, sir. चलो देखो, सो इसका मतलब क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट z फ्रॉम ओरिजिन। तो एक काम करते हैं, अब यहां पे लिखना सही रहेगा, इफ z वेरिएबल सच दैट mod of z is constant r। इंटरप्रिटेशन बताओ भाई। Circle. वेरी गुड। देन z का लोकस क्या हो गया, या फिर z मूव्स ऑन सर्कल जिसका सेंटर क्या है बच्चों? 0. 0, और रेडियस क्या है? R. कैसे पता पड़ा? ये देखो इंटरप्रिटेशन, किसी को एकदम एब्सोल्यूट फील नहीं आया तो ये सुन लो, मैं पढ़ पढ़ के बता रहा हूं, इसको पढ़ो यार। मॉड z का मतलब क्या होता है? z एक वेरिएबल पॉइंट है, तो मॉड z का मतलब क्या होता है? इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, है ना? Yes, sir. और वो एक कांस्टेंट दिया हुआ है,
तो इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कांस्टेंट दिया हुआ है, तो ये क्या ट्रेस करेगा? सर्कल। Okay. ठीक है, Circle. समझा? मैंने इंटरप्रेट करा आपके सामने। आई Yes, डिड sir. नॉट टेल यू बिफोर एंड कि ये सर्कल होता है या फिर कुछ भी, मैंने बस इंटरप्रेट करा आपके सामने। ठीक है, तो मॉड z इक्वल्स टू r रिप्रेजेंट्स ए सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन है, रेडियस r है। रटा गया? अभी क्या भी रटा गया? यस सर। चलो, सेम इफ z वेरिएबल such that mod of z minus z naught is r। चलो बताओ z का लोकस क्या कहलाएगा? mod of z minus z naught is r। क्या आंसर आएगा पीपल? सर अभी भी सर्कल। वेरी गुड, सर्कल विद सेंटर z0। वेरी गुड, लोकस z इज, z का लोकस इज सर्कल जिसका सेंटूर क्या है? सेंटूर Z0। z0 और रेडियस क्या है? आर। r। समझ आ रहा है? देखो कैसे, मैं डायग्राम बना के समझा देता हूं। z माइनस जेड नॉट मैंने अभी समझाया आपको। z माइनस जेड नॉट क्या होता है? वेक्टर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम z नॉट, और फिर उसने बोला उसका मॉडुलस, तो ये जो वेक्टर है इसका मॉड, तो z का डिस्टेंस फ्रॉम z नॉट इज r। इसके बेसिस पर डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम z नॉट वो कांस्टेंट दिया हुआ है, तो z नॉट से कांस्टेंट डिस्टेंस पे तो क्या ट्रेस करेगा? एक सर्कल, इसका Yes, सेंटर sir. z नॉट हो गया, रेडियस r हो गया। रटा गया अभी कभी? यस सर। बट अब मुझे बताओ, मैंने ये पॉइंट z यहाँ पे मार्क करा है, बट z ओनली z आई एम टॉकिंग अबाउट, z कहां से कनेक्टेड रहता है? अगर मैं z बनाना चाहूं आपसे, Origin. z बनाओ, हाँ, तो कितने बच्चों चलेगा कि z, अगर z की शक्ल देखोगे तो ऐसा दिख रहा होगा। समझ आ रहा है किसी को? यस सर। तो अगर अब मैं आपसे पूछूं, ऐसे ही पूछना, इसको रटना नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये ट्रू है, तो बताओ मैक्स ऑफ mod z। कैन यू इंटरप्रेट दिस? सर अगर डायमीटर के अलोंग। वैल्यू बता दे, चल अच्छा, z का mod z का मैक्स वैल्यू क्या हो सकता है अगर ये ट्रू है तो? ऐसे इंटरप्रिटेशन बताओ, क्या बोलना चाह रहा है? mod Z0 z plus मैक्स। हाँ, नहीं गलत बोला, थोड़ा सा गलत बोला है। z नॉट का मैक्सिमम वैल्यू मतलब व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम ओरिजिन इफ z इज लाइंग ऑन दिस सर्कल। कितने बच्चों को दिख गया कौन सा वाला होगा? डायमीटर वाला? यस सर। ये वाला डिस्टेंस फारदेस्ट हो सकता है ना? तो ये कितना Yes. डिस्टेंस है बच्चों? ये डिस्टेंस है, पहले सेंटर तक पहुंच जाओ और उसमें रेडियस ऐड कर दो, तो Yes, sir. मॉड z नॉट प्लस r। समझ आ रही है? यस सर। हाँ, तो ये ऐसी, मतलब अभी इसको लिखना नहीं है, मैं तो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि यू कैन इंटरप्रेट दिस एंटायरली, पूरा इंटरप्रेट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत बबलू चीजें चल रही है। ठीक है, अच्छा ये समझाओ कि ये समझते हो mod z लेस देन इक्वल्स टू r, ये क्या होगा? लेस देन इक्वल्स टू r क्या हो जाएगा? mod z लेस देन इक्वल्स टू r, लेस देन और इक्वल टू r, ये क्या बन जाएगा? पूरा एरिया सर्कुलर डिस्क बन जाएगा। ये समझ रहे हो ना? तो इसमें Yes. मॉडुलस z इक्वल टू r था, तो खाली r डिस्टेंस पे पॉइंट्स, इसमें r और r से अंदर तो सारे मतलब पूरा सर्कुलर डिस्क बन जाएगा। चलेगा? यस सर। डिस्क जिसका सेंटर क्या है? 0 और रेडियस r। अरे सेंटर z कैसे होगा बिरजू? यस सर। हाँ, और z माइनस जेड नॉट का मॉड लेस देन इक्वल्स टू r इज आल्सो डिस्क जिसका सेंटर क्या है? Z। z नॉट एंड रेडियस r। तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ये समझ रहा है। इंटरप्रिटेशन अगर ऑब्वियस सा है इसका तो समझ आ जाएगा, ब्रेक कर लोगे खुद से। चलो एक और लिखाता हूं, ठीक है? नेक्स्ट, z1 एंड z2 फिक्स्ड पॉइंट्स अज्यूम कर लो, ठीक है? एंड z वेरिएबल, गेस करके बताना, जल्दबाजी मत करना, मैं 30 सेकंड्स दूंगा। तो इंटरप्रेट करो और मुझे सोच के बताओ कि z किस पे घूम रहा होगा। z1 z2 फिक्स्ड है और z वेरिएबल है, सच दैट ये कुछ ऐसा हो रहा है, तो z किस पे घूम रहा होगा? लोकस ऑफ z क्या टाइप का होगा? पहले इंटरप्रेट करना, जल्दबाजी नहीं। इंटरप्रेट क्या 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 यार, समझे नहीं यार, बहुत डिस्टर्बेंस था यार। मतलब चैट पे लिख दो मेरे दोस्त, चैट पे लिख दो। बाकी बच्चे एकदम एब्सेंट ही ऐसा लग रहा है। कैन यू गेस इसका मतलब क्या होता है लेफ्ट साइड का? हाइपरबोला नहीं, अथर नहीं, पैराबोला।
नहीं, बिल्कुल गलत। अभी तक जितने बच्चों ने आंसर दिया सबने गलत दिया हुआ है। सुनो प्यार से और ध्यान से, इसका मतलब क्या हो रहा है इंग्लिश में बोल के बताओ, ये क्या बोल रहा है? डिस्टेंस ऑफ Z1 फ्रॉम Z। नो नो, Z फ्रॉम Z1 ऐसे बोलो, क्योंकि Z वेरिएबल है अभी। तो ऐसा Z1 कोई पॉइंट होगा, Z2 कोई पॉइंट होगा, और Z एक वेरिएबल पॉइंट है, हवा में घूम रहा है। तो डिस्टेंस ऑफ Z फ्रॉम Z1, राइट साइड का मतलब क्या हुआ? डिस्टेंस ऑफ Z फ्रॉम Z2। ओके, और इसका मतलब क्या हुआ? दिस इक्वल्स टू दिस का मतलब क्या हुआ? दोनों इक्वल है। अब इंटरप्रेट करके बताओ। Z is equidistant from these two fixed points, from two fixed points, ellipse। अरे नहीं मेरे भाई, अरे नहीं, अरे बाप रे बाप, अरे नहीं, बट Z ट्रेस क्या करेगा? ये तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, बट Z का लोकस क्या होगा? हाँ, एक बच्ची ने अभी तक सही दिया, दिशा ने, बाकी सब लोग हग रहे हैं। क्या बातें कर रहे हो भाई? Z किस पे मूव करेगा? अगर ये दोनों इक्विडिस्टेंट हैं तो Z किस पे मूव करेगा? अबे एंगल बाइसेक्टर के लिए पहले लाइन तो होनी चाहिए, यहाँ पे दो फिक्स पॉइंट हैं, एक का ही आंसर आया। इलिप्स नहीं होगा केदार, फिर से सोच ले। इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ Z1 एंड Z2। अबे यार परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही भूल गए सब लोग। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है बच्चों? हमेशा ये दोनों इक्विडिस्टेंट होता है कि नहीं, बताओ? हाँ सर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे घूमेगा वो, ये लोकस है उसका Z का, नहीं? यस सर। तो इलिप्स वाला जो बच्चा है ना, वो पता नहीं क्या सोच रहा है। इलिप्स की कौन सी डेफिनेशन थी ऐसी मेरे भाई? इलिप्स तो दूर दूर तक नहीं है। इंटरप्रेट करो और आराम से सोचो। वैसे तुम्हें इंटरप्रिटेशन समझ आ गया, बट तुम्हें डेफिनेशन ही नहीं याद आई। अगर दो फिक्स पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है, hence Z moves on perpendicular bisector, मतलब line joining Z1 and Z2, line joining Z1 and Z2। चलो, जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कुछ आप यहाँ पे सामने लिख रहा हूं मैं, पहले समझना फिर आंसर देना, और ये वाला लिखना मत। जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी दे रहा हूं कि Z1 Z2 फिक्स्ड है और Z वेरिएबल तो है, सच दैट दिस। अब बताओ, चैट पे लिखना, अनम्यूट करके मत बोलना। आई वांट टू सी कितने बच्चों को चमक रहा है। चैट पे लिखना इसका आंसर। Z इज अ वेरिएबल पॉइंट सच दैट ये ट्रू, ये कुछ सेटिस्फाई कर रहा है। तो Z का लोकस क्या होगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, हाँ हाँ, 3 बच्चों का है, 4 बच्चों का है, सही है, गुड। और कुछ? वेरी गुड, सही है। हाँ, तो अब जाके आप लोगों को समझा। इंटरप्रीट करो, रटना नहीं है, रटना नहीं है, इंटरप्रीट करो। ये क्या बोल रहा है? Z का Z1 से डिस्टेंस, अच्छे, Z का Z1 से डिस्टेंस। फिर ये क्या बोल रहा है दूसरा वाला? Z का Z2 से डिस्टेंस। तो इसका इससे डिस्टेंस प्लस इसका इससे डिस्टेंस, तो दिस प्लस दिस इज गिवन अ कांस्टेंट। याद आया? सम ऑफ डिस्टेंसेस कांस्टेंट, मतलब एलिप्स। ये सुनो, एलिप्स, यस सर। एलिप्स, याद आया? तो Yes. आप इंटरप्रेट कर सकते हो अगर आपको ये बेसिक चीजें चमक जाएं तो इसके क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन से करना है, रेक्टिफिकेशन से नहीं करना है। तो गट फीलिंग डेवलप करो, इंस्टिंक्ट डेवलप करो, ठीक है? तो इसको अभी नहीं, इसको तो मैं बाद में पढ़ाऊंगा भी थोड़ा सा, अभी नहीं, बट मैं को समझाना चाह रहा हूँ कि आपको बहुत सारी चीजें ऑलरेडी आती हैं। इफ यू नो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यू नो लॉट ऑफ स्टफ अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जस्ट दैट कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना पड़ेगा चीजों को। छापो, फट फट छापो, फटाफट छापो। विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम छापो, और ये रट लो, रट लो। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर रहा हूं, एक लाइन। तो स्टार्टिंग के जो मैंने 3-4 ऐसे डॉट डॉट बना के पॉइंट्स लिखे थे ना, वो चमक गए, तो आगे वाले खुद से इंटरप्रेट करके रटा जाएंगे अपने आप।
चलो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ। सर फिर इससे भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसे टफ क्वेश्चंस बनेंगे? इस पे टफ तो इतने टफ बन सकते हैं कि मतलब समझ रहे हो, फट जाएगी, बट अपन को इतना ज्यादा टफ भी नहीं ले जाना है। मतलब अरे कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट जस्ट लाइक जेई डोमेन में नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर तो बहुत इवॉल्व है, तो ऐसे बनाने वाले तो बहुत बना सकते हैं हाई फाई क्वेश्चन, बट जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जबरदस्ती भी नहीं है, मीडियम लेवल। यस तो अपन चलो देखते हैं, पहले इस पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करा रहा हूँ, फिर और प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन 1 है प्लॉट स्लैश शेड, प्लॉट करो या फिर अगर रीजन है तो शेड करो दिस गिवन लोसाई। तो मैं इक्वेशन कुछ लिख के देता हूँ, सोच के बताऊं, प्रॉपरली डायग्राम बना के शेड करके बताओ। नहीं पहले ये दे देता हूं। ये वाला थोड़ा इंटरप्रेट करना पड़ेगा, खुद से सोचना पड़ेगा। चलो फटाफट स्टार्ट करो, फटाफट बच्चों, नो टाइम टू वेस्ट। अच्छे से सोच समझ के करना बच्चों, जल्दबाजी नहीं चाहिए मुझे, सोचा हुआ समझा हुआ आंसर चाहिए। सर वो सेकंड वाले में दोनों पॉइंट सेम कैसे है? सेकंड वाले मतलब क्वेश्चन 2 में? यस सर। सॉरी, इसका फोटो खींच के ग्रुप पे डाल दो। इफ यू हैव नॉट रिटर्न दिस, इसका ग्रुप पे फोटो खींच के डाल दो। 6:30 तक मैं ये करूंगा, उसके बाद थोड़ा 20-25 मिनट्स आई विल टेक पेपर के डाउट्स, अगर किसी को पेपर के डाउट्स तो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेशन चलेगा 6:30 तक, और आखिरी के 15-20 मिनट में
पेपर के डाउट्स लूंगा, ठीक है? तो जल्दी से स्टार्ट करो, फटफट बच्चों, जल्दी जल्दी चाहिए मुझे, बट विदाउट मिस्टेक। ये ज्यादा हाईफाई क्वेश्चंस नहीं है। और एक दे देता हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 5B। चलो, इनका भी फोटो खींच के डाल दो ग्रुप पे। अगर ग्रुप पे नहीं डाला है तो इसका भी फोटो खींच के ग्रुप पे डाल दो पूरा। ये लो 2 3 4 5 6 फोटो खींच के फट से ग्रुप पे डालो। चलो, ग्रुप पे डाल दिया हो तो फर्स्ट वाला आई एम एक्सपेक्टिंग कि इन 2-3 मिनट्स आपका फर्स्ट वाला सॉल्व हो हो जाएगा। 2-3 मिनट देता हूँ। अच्छा, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट तो हो गया क्या? डिस्कस कर लूं क्या? क्वेश्चन 1 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट हो गया क्या? यस सर। है ना? बबलू है ना यार एकदम कि यार क्या मतलब, ऐसा लग रहा होगा कि क्या पप्पू पप्पू चीजें। तो उसका सेंटर है 3,0 और रेडियस 1 है। तो ये रहा, है ना? ऐसा टाइप का Yes, कुछ sir. डायग्राम बनिएगा। सेकंड वाला क्या है? मॉड जेड 1 से बड़ा है पर 2 से छोटा है। तो मॉड जेड इक्वल्स टू 1 एक ऐसा सर्कल, मॉड जेड इक्वल्स टू 2 एक दूसरा सर्कल। तो उन दोनों के बीच का रीजन है ना? देख लो बच्चों एक बार, Yes, sir. ये रिंग टाइप बन रही होगी। व्हाट अबाउट थर्ड वन? थर्ड कौन बताएगा? थर्ड कौन बताएगा? z वेरिएबल है, बट इस बार खाली इतना इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z -π/4 और π/4 के बीच में है। आर्ग्यूमेंट z क्या होता था? इंक्लिनेशन ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू रियल एक्सिस। वो -π/4 और π/4 के बीच में है। सोच के बताओ क्या क्या डिपिक्ट करेगा, बताओ एनीवन? z वेरिएबल है बट उसका इंक्लिनेशन हमेशा -π/4 और π/4 के बीच में है। तो क्या रीजन आएगा? क्वार्टर डिस्क। शुभम ऑलमोस्ट करेक्ट बट नो, ऑलमोस्ट करेक्ट बट नो। वाई डिस्क शुभम? वाई डिस्क? डिस्क क्यों? आर्ग्यूमेंट ऑफ z। तो अगर ऐसे सोचो, मतलब z एक वेरिएबल पॉइंट है, तो ये हो गया z। इसका आर्ग्यूमेंट मतलब ये एंगल कहां और कहां हो सकता है? बस रिंग नहीं यार शुभम, नहीं। हाँ सानिध्य करेक्ट, सानिध्य यू आर करेक्ट। इसका आर्ग्यूमेंट -π/4 और π/4 के बीच में। मतलब मैं एक लाइन बनाता हूं 45 डिग्री वाली, है ना? और एक लाइन बनाता हूं -45 डिग्री वाली। कितने बच्चों को समझ आ रहा है? आर्ग्यूमेंट इसके और इसके बीच में है। z के मॉडुलस पे कोई इंफॉर्मेशन दिया है क्या कि मॉड z कितना होना चाहिए? z के मॉडुलस पे कोई इंफॉर्मेशन है क्या? No, sir. तो फिर उसका मॉडुलस तो कुछ भी हो सकता है ना?
तो कितने बच्चों को समझ आ रहा है? ये पूरा रीजन इज द आंसर, है ना? Yes, sir. पूरा रीजन मतलब दिस एंटायर, ना तो इसको सेक्टर बोल सकते हो, इनफाइनाइट क्वाड्रेंट टाइप बन रहा है, ठीक है? Z कैन बी एनीवेयर इन दिस रीजन। तो 45 डिग्री और -45 डिग्री वाली दो लाइंस बना दो, ये पूरा रीजन आंसर है, ठीक है? Yes, sir. फोर्थ इंटरप्रेट करके बताओ, फोर्थ इंटरप्रेट करके बताओ। फोर्थ पार्ट जल्दी। मॉड ऑफ z माइनस टू लेस देन इक्वल टू 3 और So उसका just बनेगा. आर्ग्यूमेंट नहीं, दो हैं ध्यान से देख, एंड भी दिया हुआ है, पूरा पढ़ो। Yes. तो इससे क्या होगा? So sector. टेक्निकली वो सेक्टर भी नहीं हुआ, मतलब बट हाँ सेक्टर लुकिंग, टेक्निकली वो सेक्टर नहीं हुआ। क्या क्या बनाना है बच्चों? एक डिस्क बनाना है जिसका सेंटर 2,0 है बट रेडियस 3 है। तो सेंटर 2,0 और रेडियस 3 मतलब कैसा टाइप का बन जाएगा? सेंटर 2,0 बट रेडियस 3 मतलब ऐसा टाइप का बन जाएगा। अरे भाग, ऐसे कितने सिखाए को मैं एक्यूरेट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। सेंटर 2,0 रेडियस 3, समझ गए। तो ऐसा टाइप का कुछ बना दो भैया, ऐसा टाइप का बन जाएगा, ठीक है? तो Z विल बी पॉइंटिंग, Z ऐसा कहीं पे भी सर्कल पे लाई कर सकता है, बट आर्ग Z का मतलब क्या हुआ? Z कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट। Z कॉम्प्लेक्स नंबर कहां से ओरिजिनेट होता है? सर π/3 से लेके π/2 तक. हाँ नहीं, बट Z कॉम्प्लेक्स नंबर कहां से ओरिजिनेट होता है? Origin Z से. इज ऑलवेज कनेक्टेड टू ओरिजिन। तो यहां से एक लाइन बनाओ और यहां से एक लाइन बनाओ। Z मतलब समझ गए? ये भी Yes, sir. Z था, ये भी Z है, ये भी Z है, ये भी Z है फिलहाल, बट मुझे आर्ग्यूमेंट ऑफ Z, इंक्लिनेशन ऑफ Z कहां कहां चाहिए? खाली π/3 और π/2 के बीच में। तो उसने बोला सर्कल के अंदर, इसका मतलब होता है सर्कल के अंदर, और इसका मतलब होता है उतने रीजन में। तो सर्कल के अंदर और उतने रीजन में मतलब समझ है किसी को? जल्दी बताओ। ये वाला आंसर है, बोलो। ये y इक्वल्स टू √3x वाली लाइन होगी और ये तो y एक्सिस है, ऐसा टाइप का बनेगा। क्या बच्चों को ये समझ आ रहा है कि फुल ऑन बबलू हो गया है? Z का आर्ग्यूमेंट है, तो इस वाले पॉइंट से नहीं, ओरिजिन से। अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ Z-2 बोला होता तो क्या डायग्राम बनता? बताओ बे। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z-2 ये बोला होता तो क्या डायग्राम बनता? Z-2 मतलब Z2 से ओरिजिनेट होने वाला जो वेक्टर है उसका इंक्लिनेशन। कोई बता सकता है इसका डायग्राम क्या बनता? अगर आर्ग्यूमेंट Z की जगह आर्ग्यूमेंट Z-2 दिया होता, तब कितने बच्चों को समझ आ रहा है? सर्कल में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट ये वाला क्या बन जाता कि Z-2 मतलब Z इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम 2, इसका इंक्लिनेशन 30 और 90 के बीच में, तो ये प्रॉपर सेक्टर बन जाता। आर यू फॉलोइंग दिस? सेंटर ऑफ अबाउट 60 to 90, वेरी गुड, सही है। तो बच्चों को फील आ रहा है कि बबलू हो रहा है? Yes, sir. है ना? चलो बढ़िया। फिफ्थ पक्का सबका गलत है, फिफ्थ वाला सोच लो, फिफ्थ वाला 100% सबका गलत है। फोर्थ वाला वापस बता दो। रुद्र देख, एक तो बोल रहा है ये वाला बन जाएगा डिस्क जिसका सेंटर है 2 और रेडियस है 3, तो चलेगा ये सेंटर 2,0 और रेडियस 3 वाला। और दूसरा वाला बोल रहा है कि Z का आर्ग्यूमेंट मतलब इंक्लिनेशन फ्रॉम ओरिजिन वो 60 और 90 के बीच में। तो ऐसे 60 की लाइन बना दो और एक 90 की लाइन बना दो इन दोनों के बीच में, तो सर्कल के अंदर और इन दोनों लाइंस के बीच में ये वाला शेडेड रीजन है, ठीक है रुद्र? आई होप दिस इज क्लियर। फिफ्थ वाला 100% सबका गलत ही आएगा। फिफ्थ का करेक्ट वर्जन लिख के बताओ, व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर द फिफ्थ पार्ट। लेट्स सी कितने बच्चे करेक्ट स्टेटमेंट देते हैं। समझ सबको आ जाएगा बट इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही दोगे तुम, जस्ट फाइन। बोलो। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z-3 + 4 आयोटा। लेट्स सी तुम लोग इसको रीड कर पाते हो क्या? रीड कर भी लोगे तो भी गलती करोगे, जल्दी सोचो।
अरे वाह यार स्नेहिल, पूर्णा, वेरी गुड। वाह यार, दो बच्चों ने सही आंसर दे दिया, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। बच्चे आंसर लाइन देते हैं। ऑसम, ऑसम, क्या बात है यार, वाह यार, वेरी गुड। ये देखो, z माइनस 3 + 4 आयोटा, इसका मतलब क्या होता है? अ वेक्टर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम 3 + 4 आयोटा, और क्या ऐसा वेक्टर है ना? अ वेक्टर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम 3 + 4 आयोटा। और इस वेक्टर का इंक्लिनेशन क्या होना चाहिए? आर्ग्यूमेंट मतलब इस वेक्टर का इंक्लिनेशन कितना होना चाहिए बच्चों? 45 डिग्री। तो एक्चुअली पता है इसका लोकस क्या बन रहा है तरीके से? दिस इज अ रे, यूनिडायरेक्शनल रे। रे मतलब एक डायरेक्शन में, रे whose with no point of origin, मतलब एक्चुअली 3,4 ये जो पॉइंट है ये ओपन सर्कल है। ये जो पॉइंट है ना 3,4 ये ओपन सर्कल है। इट्स नॉट लाइन। काफी बच्चों को लाइन लग रहा होगा, बट लाइन क्यों नहीं है? ध्यान से देखो, ये 3,4 लो, तो उन्होंने बोला 45 डिग्री ऐसी लाइन बना दो। अगर यहां पर है मेरा पॉइंट तो 45 डिग्री इज द इंक्लिनेशन, अगर यहां पर है। बट अगर मैं z को पीछे लेता हूं, तो z को पीछे लूंगा तो आर्ग्यूमेंट 45 है क्या कि कुछ और है? अब इफ आई टेक पीछे वाला पोर्शन तो आर्ग्यूमेंट 45 है, और इज इट समथिंग एल्स? So ये वाले 135 degree. केस में -135 एक्चुअली, है ना? -135 एक्चुअली। बट कितने बच्चों को समझ रहा, उसने -135 दिया है क्या? इज इट गिवन कि आर्ग्यूमेंट ओनली 45 गिवन है? आर्ग्यूमेंट ओनली 45 गिवन है, तो पीछे वाला पोर्शन इंक्लूड होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि पीछे वाले पोर्शन के लिए आर्ग्यूमेंट होना चाहिए -3π/4, बट इट इज गिवन ओनली 3π/4। तो इट्स अ रे विथ नो पॉइंट ऑफ ओरिजिन। क्यों 3,4 पे ओपन सर्कल क्यों है? क्योंकि इसमें z को रखो तो सही 3 + 4 आयोटा, z को 3 + 4 आयोटा रखो, तो बच रहा है LHS आर्ग्यूमेंट ऑफ 0। क्या आर्ग्यूमेंट ऑफ 0 π/4 होता है क्या भाई? No, sir. नहीं, कॉन्ट्रडिक्शन है। तो 3,4 डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन। 3,4 अगर z को 3 + 4 आयोटा रख दोगे तो कुछ नहीं मिल रहा, कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है। तो इट्स लाइक अ रे विथ नो ओरिजिन पॉइंट, मतलब कहीं ओरिजिनेटिंग पॉइंट नहीं है इसका। क्या बच्चों को हवा लग रही है कि बबलू बबलू फील हो रहा है? बोलो, आई एम Yes, sir. होपिंग कि समझ आ रहा हो, और ये समझ आता है तो इंटरेस्टिंग भी लगता है। चलो क्वेश्चन 2 का आंसर बताओ फटफट, इसको लिखना है तो लिख लो। क्वेश्चन 2 का कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बताओ, इस बार मैंने कोऑर्डिनेट फॉर्म में दिया हुआ है। तो फॉर्मेट द फॉर्म, ट्राई टू फॉर्मुलेट दिस इनटू अ कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। कॉम्प्लेक्स इक्वेशन मतलब z और ये और मॉड और आर्गुमेंट, इसके फॉर्मेट में मुझे इसका आंसर बताओ क्वेश्चन 2 का। सोचो, अच्छे से करना, गलती मत करना। अगर ये रीजन है तो इस रीजन का कॉम्प्लेक्स इक्वेशन क्या होगा? राइट, जल्दी। सर हाँ, लास्ट वाले में नो विथ नो ओरिजिन क्यों होगा? क्योंकि 3,4 आयोटा डज नॉट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। डू यू सी दैट? अगर ये वाले मैं z को 3 + 4 आयोटा रखता हूं, तो z को 3 + 4 आयोटा रख, LHS बन रहा आर्गुमेंट ऑफ 0। क्या आर्गुमेंट ऑफ 0 π/4 होता है? आर्गुमेंट ऑफ 0 तो अनडिफाइंड होता है। तो तुझे समझ आ रहा है 3,4 इज नॉट सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। तो एक्चुअली इट्स अ लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम 3,4 बट 3,4 इज नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, बोलो क्वेश्चन 2 का कॉम्प्लेक्स इक्वेशन कौन बता रहा है? आई डोंट थिंक दिस इज डिफिकल्ट, बट सोच समझ के करना। And that is a circular arc, of course. वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पूर्णा ऑसम, पूर्णा सही है।
2√2 सही है क्या मेरे हिसाब से? देखो पहली बात तो सबको समझा कि ये दिस इज अ पार्ट ऑफ बिगर सर्कल, हाँ या ना? ये सर्कल का पार्ट है, तो ये सर्कल का सेंटर समझो क्या है, -1,0 और ये रेडियस डिस्टेंस फॉर्मूला का आई थिंक 2 आ रहा है यार, दिस डिस्टेंस इज 2। तो कितने बच्चों को समझा कि z सेंटर क्या है -1,0, तो z+1 का मॉड लेस देन इक्वल्स टू 2, हाँ या ना? Yes, इसका sir. मतलब हुआ इस बड़े वाले सर्कल का, ये जो ऐसा बड़े वाले सर्कल बन रहा होगा ना, इसका पार्ट है ये। बट अगर मॉड z+1 लेस देन इक्वल टू 2 तो पूरा सर्कल आ जाता, उसमें भी लिमिटेड है। तो तो कितने बच्चों को आर्ग्यूमेंट समझ लगाना रहे हैं? पड़ेगा। हाँ, व्हाट इज दैट? आर्ग्यूमेंट ऑफ विच वेक्टर? z+1, हाँ या ना? स्टार्ट Yes, कहां sir. से हो रहा है? z+1, -1,0 वाले वेक्टर है, ओरिजिन वाला नहीं, वो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये किस किस के बीच में दिख गया यार? उसका इंक्लिनेशन -45 और 45 है। समझाऊं कि समझ रहा है यार? ये एंगल 45 डिग्री है यार, दिख रहा है ना? स्लोप निकालो ना, √2 - 0 एंड √2/√2, ये करेक्ट है। क्या ये बच्चों को समझा कि बबलू हुआ? Yes, समझा। है ना? वुड यू बी सरप्राइज्ड इफ आई टोल्ड यू दैट दिस इज अ जेईई सम, जेईई एडवांस? जेईई Yes, एडवांस का सम है, हो गया तुम लोगों से। yes, sir. ऑफ कोर्स वो हीट ऑफ द मोमेंट में हो जाए, जरूरी नहीं कि इतना आसान आपको जेईई में लगे। जेईई में थोड़ा सा वो प्रेशर भी बिल्ड होता है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये जेईई का सम आपने अभी अभी सॉल्व कर लिया, एंड आई डोंट थिंक यू टुक मोर देन 3 मिनट्स, काइंड ऑफ हो गया था आपसे। ठीक है, Yes, sir. थर्ड करके बताओ। नहीं यार, अगर 40 क्वेश्चन है पेपर में, पेपर 1 और पेपर 2 मिला के 40 क्वेश्चन है, तो मेरे हिसाब से 15 इजी आते हैं, 15 इजी आते हैं। फिर मान लो 15 गुड और 7 वेरी गुड और 2-3 डिफिकल्ट, 2-3 बहुत ही एक्सेप्शनली डिफिकल्ट आ जाते हैं ऐसा। तो मतलब ऐसे अपना मैक्सिमम ध्यान यही रहता है, इतने हो जाए तो मतलब एकदम आड़ू फाड़ू रैंक आ जाएगी, खतरनाक। इजी वाले हो जाए और वो गुड वाले हो जाए बहुत है, इसके बाद होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो 40 में से 30 सम तो वैसे टॉप मार दोगे, उतने भी बड़ी बात है। Question 3, Z1 and Z2 are variables such that this and this. Z1 and Z2 are variables such that this and this. तो find maximum and minimum value of Z1 minus Z2 का मॉड्यूलस। इंटरप्रीट करोगे तो बहुत जल्दी आ जाएगा, इंटरप्रीट नहीं करोगे तो धूम मचाते रहना। और डायग्राम ट्राई टू मेक एक्यूरेट डायग्राम, ट्राई टू मेक एक्यूरेट डायग्राम। इसको और इसको साथ में बनाओ और फिर इंटरप्रीट करो, दोनों को साथ में बनाओ और इंटरप्रीट करो, ट्राई करो, ट्राई करो।
क्वेश्चन 3 आ रहा सर है सर्कल आंसर, के अंदर का सर्कल। बट आंसर है Z1 माइनस Z2 का मॉड का मैक्स मिन, Z1 माइनस Z2 का मॉड का मैक्स मिन। तो Z1 माइनस Z2 का इंटरप्रिटेशन क्या होता है, वो मैंने बता रखा है। सर सर्कल फ्रॉम। नहीं 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 नहीं, Z1 Z2 तो वेरिएबल है, तो Z1 माइनस Z2 का मतलब क्या हुआ, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2। पूर्ण करेक्ट है। वापस से देखो, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 काइंड ऑफ कैसे रीड करोगे, इक्वल टू कांस्टेंट नहीं दिया हुआ है, मैं बोल रहा हूँ इसका मीनिंग क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। डिस्टेंस। हाँ, तो सोचो, ये दोनों तो प्लॉट हो गए होंगे आपके, जल्दी ट्राई करो। मैक्सिमम 12 नहीं यार रुद्र, वापस ट्राई करो, सोचो थोड़ा सा। डायग्राम अगर गलत बना है तो आप फिर गलत ही आंसर निकालते रहोगे। हाँ दिशा सही है। नहीं स्नेहिल, कहीं गलती करी आपने, वापस चेक करो। साहिल नहीं, वापस चेक करो क्या बन रहा है। पहला वाला उसने बोला Z1 इज मूविंग ऑन अ सर्कल, सही है, नहीं ज्यादा। Z1 इस पे घूम रहा है ना, सेंटर ओरिजिन और ऐसा। और यस Z2 किस पे घूम रहा है बच्चों, सर कोई 3,4। 3,4 पॉइंट ले लो तो ऐसा टाइप का बना रहा हूं मैं, बट ओरिजिन से जरूर पास हो रहा है वो। अरे बन जा बन जा बन जा बन जा, हट, दिमाग खराब, इसको हाथ से बनाऊंगा मैं। हाँ तो 3,4 सेंटर होगा और उसका ऐसा कुछ, ऐसा वो भी ओरिजिन से पास हो रहा है, वैसे जरूरत नहीं है बट समझने वाली बात है। ऐसा इस पे Z2 घूम रहा है, Z2 इज मूविंग ऑन दिस, है ना, सेंटर 3,4 एंड रेडियस 5। तो Z1 माइनस Z2 का मॉड, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, Z1 डिस्टेंस माइनस Z2 का बिटवीन मॉड डिस्टेंस Z1 एंड बिटवीन Z2। Z2। तो ये कहीं पे एक पॉइंट Z1 है, ये कहीं पे एक पॉइंट Z2 है, तो Z1 माइनस Z2 मतलब ये डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस मैक्सिमम क्या हो सकता है, व्हाट इज दैट मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस, फारदेस्ट क्या हो सकती है दोनों पॉइंट, बताओ जल्दी जल्दी जल्दी। सर दोनों डायमेट्रिक एंड के मतलब 180 बस डिग्री फॉर्म बन करे ऐसा सर। बस बस खत्म कहानी, सबको दिख गया। फारदेस्ट क्या होंगे, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स पहले कनेक्ट करो, यहाँ पे Z2 लो और इससे सबसे फारदेस्ट Z1 लो, हाँ या ना, ये फारदेस्ट है। तो कितना बन जाएगा ये तो रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल 12 है, ये 5 और ये भी 5। तो कितने बच्चों को समझा कि इसका मैक्सिमम 22 है। और लीस्ट कब होगा, दोनों क्लोजेस्ट कब होंगे बच्चों, Z1 और Z2, Z1 माइनस Z2 का क्लोजेस्ट कब होंगे, कितने बच्चों को समझ रहे हैं, ये क्लोजेस्ट है। हाउ मच इज दिस, टोटल है 12 और ये डायमीटर 10, समझा, यस बस खत्म। तो 2। Would you be surprised if I told you this is again JEE sum, ये एडवांस खत्म है, यस सर। ये सॉल्व JEE खत्म। तो कितना अच्छा इंटरप्रिटेशन के बाद अपन ने JEE के सम भी सॉल्व कर लिए, ठीक है। बचे हुए क्वेश्चन तुम एक काम करो, आराम से घर से करके लाओ, मैं अभी डाउट्स ले लेता हूँ, ठीक है। बचे हुए क्वेश्चन आराम से घर से करके लाओ, सर चलेगा। हाँ बोलो। लास्ट वाला ऑपोजिट में। लास्ट सिंपल यार, Z1 इस बड़े सर्कल पे घूम रहा है, Z2 इस बड़े सर्कल पे छोटे सर्कल पे घूम रहा है। तो Z1 माइनस Z2 मतलब एक Z1 इस पे घूम रहा है, Z2 इस पे घूम रहा है, तो Z1 माइनस Z2 मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम क्या हो सकता है, तो तुझे दिख रहा है ये मैक्सिमम मोस्ट है, ये दिस इज द मैक्स डिस्टेंस, ओके, ये 22 मैक्स, और ये छोटा सा मिनिमम होगा, दिस इज द क्लोजेस्ट Z1 एंड Z2 कैन बी, ये मिनिमम है। तो ये 22 आ रहा है, ये मिनिमम इक्वल्स टू 2 आ रहा है, ठीक है। दिख रहा है यार, फारदेस्ट पॉइंट ये दोनों रहे, ओके। यस सर। चलो, तो एक काम करता हूँ, बचे हुए क्वेश्चन आराम से करके लाओ, कोई जल्दबाजी नहीं है।
बचे हुए 3-4 क्वेश्चन आराम से करके लो। अभी मैं बचे हुए पेपर जो भी है वो आपका उसके डाउट्स ले लेता हूँ, बट किसी को पेपर भेजना पड़ेगा ग्रुप पे। सर मैंने भेज दिया है। ओके, तो देखो किस किस को क्या क्या पूछना है पूछ लो भैया, बट ये क्वेश्चंस कर लेना, बहुत इजी है। TWT एडवांस्ड, किसमें डाउट्स हैं? SHM? अब इसमें तो सोल्यूशन भी है, तो फिर क्या लोड है? चलो बताओ एनीवे, बोलो। मैथ्स का TWT सेक्शन नीचे है। हाँ हाँ बताओ ना, मैथ्स वाला सेक्शन बोलो। TWT डाउट्स बोलो। अभी बोलो ना। सर जो क्वेश्चन नंबर 43 है सर, हम्म, उसको अगर इजीली करना हो तो, क्योंकि सर उसमें वर्किंग ज्यादा लगा, तो उसके लिए क्या करेंगे? देख लेते हैं। टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द एलिप्स मींस द टेंजेंट एट द एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस at T1 and T2। एक सीन पहले पढ़ता हूँ। टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल मीट्स द टेंजेंट्स एट द एंड्स ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस। ओके, नहीं यार इसको करने का और कोई तरीका नहीं है, वो वैसे ही करना पड़ेगा काइंड ऑफ। मतलब उसने ऐसा बोला ये टेंजेंट है, तो इट मीट्स द टेंजेंट एट मेजर एंड माइनर एक्सिस, मतलब x इक्वल्स टू a एंड y इक्वल्स टू b, इन दोनों लाइंस को। तो पहले तो टेंजेंट बना लेते हैं, x बाई cos थीटा प्लस y बाई b sin थीटा इक्वल्स टू 1। टेंजेंट्स एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ मेजर एक्सिस, अच्छा सॉरी 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 एक्स सॉरी इक्वल टू सॉरी, माइनस है और एक्स हाँ हाँ इक्वल टू सॉरी ए। सॉरी, मैं माइनर एक्सिस क्यों पढ़ रहा हूँ। हाँ तो सर अबे, अब अगर तू ध्यान से देखेगा क्लास में मैंने कराया था कि ये पोर्शन ऑफ टेंजेंट इंटरसेप्टेड बिटवीन टेंजेंट्स एट वर्टाइसेस सबटेंस 98 फोकस, यस ये फोकस पे 90 सबटेंड कर रहा है, ये मैंने क्लास में कराया, नोट्स चेक करना एक बार। यस ए बी पोर्शन सबटेंस 98 फोकस। तो अगर सर्कल विथ एबीएस डायमीटर बनाएगा, इफ यू मेक सर्कल विथ एबीएस डायमीटर, तो कहां से पास होगा? फोकस। तो फोकस आंसर है, तो फोकस निकाल ले, ए कॉमा 0 प्लस माइनस, चलेगा? यस सर। सर क्वेश्चन नंबर 42 बताओ ना, इसका सेंट्रिसिटी आ ही नहीं रहा था। 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है सर क्वेश्चन नंबर 42। 42 की बात कर रहा हूँ। Yes, The sir. tangent meets the auxiliary circle in 2 points and chord joining them subtends a right angle at the center। तो ये एक इलिप्स है और ये उसका टेंजेंट है, और ये सर्कल को ऐसे ए और बी पॉइंट्स पे मीट कर रहा है, ए और बी, such that AB subtends 90 at the center। ठीक है, यस सर। तो वो क्या हो रहा है, ये इसकी इक्वेशन निकाल लेते हैं अपन। इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? x बाई cos अल्फा प्लस y बाई बी साइन अल्फा इक्वल्स टू 1। तो सबसे पहले मन में तो बत्ती ये जलनी चाहिए कि AB सबटेंस 98 ओरिजिन, मतलब OAOB परपेंडिकुलर लाइंस हैं। यस तो सर। OAOB लाइन पे निकलना याद है? यस सर, होमोजेनाइट। बस तो इसको सर्कल से होमोजेनाइज कर दे, ये लाइन को सर्कल से होमोजेनाइज करेगा तो OAOB लाइन पेयर मिलेगा। तो सर्कल से होमोजेनाइज मतलब सर्कल होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। तो कांस्टेंट में 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दे, समझ रहे हैं ना, वहां से 1 निकले हुआ है। यस सर। ये लाइन पर OAOB है, और अगर ये परपेंडिकुलर लाइन पेयर है, इफ OAOB इज अ परपेंडिकुलर लाइन पेयर, तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर 0 होता है। यस सर। तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर देख क्या बन रहा है, 1 माइनस a स्क्वायर और cos स्क्वायर बाय अल्फा, तो 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा। ठीक है, यहाँ से क्या बन रहा है, कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, यहाँ से 1, यहाँ से माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर बाय b स्क्वायर, माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर बाय b स्क्वायर। तो आगे समझाऊं कि दिख गया यार, 1 और 1 होता है 2, नहीं एक सेकेंड, 1 माइनस cos स्क्वायर को साइन स्क्वायर ही लिख ले, तो साइन स्क्वायर अल्फा 1 प्लस इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा और a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। तुझे समझता है b स्क्वायर बाय a स्क्वायर होता है 1 माइनस e स्क्वायर, यस सर। अपॉन b स्क्वायर को 1 माइनस e स्क्वायर लिख के गेट e, तेरा ऑप्शन आ जाएगा। ठीक, यस सर। और बताओ, और पूछना है किसी को कुछ? बच्चों ढूंढ लो, और कोई डाउट्स हो तो। डिसेंट पेपर है ये, नॉट इजी नॉट वेरी डिफिकल्ट, मतलब मीडियम क्वेश्चन लेवल। 54। 54, तो 54 तो हम क्या बोल रहा था, लोकस ऑफ अ पॉइंट हुज कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट विद रिस्पेक्ट टू गिवन हाइपरबोला। लोकस ऑफ अ पॉइंट हुज कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट विद रिस्पेक्ट टू गिवन हाइपरबोला टचेस द सर्कल
ओके, तो अगर अपन पॉइंट ले ले, इसका डायग्राम बनाने का कोई मतलब नहीं है, पॉइंट एच कॉमा के है, तो इसका कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या बन जाएगा, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट विद रिस्पेक्ट टू हाइपरबोला ये बन जाएगा ना t इक्वल्स टू 0। ये किसको टच कर रहा है, इट टचेज अ सर्कल विथ फोसाई एज डायमीटर। तो सर्कल कौन सा है, सर्कल इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर ई स्क्वायर, चलेगा ना। यस सर। अगर ये लाइन इस सर्कल को टच कर रहा है तो ये लाइन इस सर्कल की टेंजेंट जैसा Tangent दिखना रहेगा। चाहिए, है ना। ये Yes, लाइन sir. इस सर्कल की टेंजेंट जैसा दिखना चाहिए, तो इन दोनों को क्या कर लो, कंपेयर। तो कंपैरिजन याद आ रहा है, cos थीटा दिस अपॉन h बाय a स्क्वायर, तो दिस अपॉन h बाय a स्क्वायर बोले तो ये sin थीटा और अपॉन माइनस k बाय b स्क्वायर, मतलब माइनस b स्क्वायर बाय k इक्वल्स टू a, और cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर को 1 रख दे तो अपना लोकस क्या मिल रहा है, देख cos स्क्वायर मिल जाएगा h स्क्वायर a स्क्वायर e स्क्वायर अपॉन a 4, sin स्क्वायर क्या मिल जाएगा a स्क्वायर e स्क्वायर k स्क्वायर बाय b 4 इक्वल्स टू 1। तो क्या बन रहा है ये, x स्क्वायर बाय a4, नहीं ऐसे लिखे रहने देते ना, x स्क्वायर बाय, ये बन जाएगा a स्क्वायर बाय e स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b4 बाय a स्क्वायर e स्क्वायर इज 1। तो ये एलिप्स ही बन रहा है यार दोस्त, एलिप्स जिसका एसेंट्रिसिटी क्या होगा, इसमें से कौन बड़ा है, सब b की मतलब- पावर 4। नहीं नहीं ये वाला बड़ा है ना, Yes. ये ग्रेटर है, तो एसेंट्रिसिटी हो जाएगा रूट ओवर 1 माइनस बी स्क्वायर बाय स्क्वायर, बोले तो रूट ओवर 1 माइनस, मैं वही बोल रहा था, इसको ऐसे ही लिखे रहने दो, a4 बाय a स्क्वायर ई स्क्वायर। तो b स्क्वायर ये वाला टर्म बन रहा है b4 वाला, और ये बन रहा है a4 वाला, a स्क्वायर ई स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, तो ये एसेंट्रिसिटी है, ठीक है। यस सम। आई थिंक इट इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट पीपल, और कुछ। सर 58 भी बताओ ना। 58 equation of directrix of a hyperbola is this, directrix of a hyperbola is this, the focus of hyperbola is 1 comma 1, if eccentricity of hyperbola is 2 and the length of conjugate axis is k, length of conjugate axis is k, एक सेकंड सोचने दो। तो उसने डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है, तो ये डायरेक्ट्रिक्स है और ये तेरा हाइपरबोला है, ठीक है, ये फोकस है 1 comma 1। तो डायरेक्ट्रिक्स गिवन है, एक सेकेंड, तो मैं पहले क्या निकालूं, इसेंट्रिसिटी गिवन है 2, फोकस गिवन है और डायरेक्ट्रिक्स गिवन है। सर 1:2 वाला वो लगा सकते हैं। मैं ये लगा रहा हूं, देख ज्योमेट्री थोड़ा सा कि क्या क्या हो जाता है, ऐसे सोच, ये तो प्रॉपर उसका सॉरी एक्सिस नहीं, ये कॉन्जुगेट एक्सिस ऐसी जा रही होगी, है ना, कॉन्जुगेट एक्सिस प्रॉपरली ऐसी जा रही होगी, ये सेंटर होगा और ये उसकी वो होगी डायरेक्ट्रिक्स। तो सबसे पहले ये ध्यान दे कि ये डिस्टेंस a बाई होता है ना, यस सर। और ये डिस्टेंस a ही होता है। यस सर। तो ये समझ आ रहा है कि फोकस का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस होता है a e माइनस a बाई, है ना। यस सर। a e माइनस a बाई इज द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। तो अपन 1 comma 1 कैसे डिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो a e माइनस a बाई इज डिस्टेंस ऑफ 1 comma 1 फ्रॉम दिस लाइन, तो कितना बन रहा है 3 + 4 + 8, 3 + 4 + 8 15 अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 5, ये समझा। यस सर। e को 2 रख दें, तो e को 2 रखेंगे तो 2a माइनस a बाई 2 इज 3, तो इससे a मिल रहा है 2, ठीक है। तो Yes. a मतलब तुझे सेमी ट्रांसवर्स की लेंथ मिल गई, यस मतलब है ना। अच्छा इनफैक्ट उसने पूछा क्या है, कॉन्जुगेट का लेंथ, तो कॉन्जुगेट का लेंथ होता है b क्या होता है a इंटू रूट ओवर e स्क्वायर माइनस 1, याद आ रहा है। यस सर हो जाएगा। तो b हो गया 2 और e स्क्वायर माइनस 1 मतलब 2√3, तो आंसर है 4√3, 4√3, ठीक है। यस सर। और कुछ, और कुछ, नो सर। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना काफी है, आराम से अच्छे से प्रिपेयर करो एमटी के लिए। अगर ये पेपर आपका ठीक ठाक गया, मतलब जैसे मुझे पेपर देख के तो ऐसा लग रहा है कि तो 49 अगर आया। आपके 49 कितने में से, तो 60 में से है ना। 49 इज अ वेरी गुड स्कोर, अच्छा स्कोर है, मतलब गुड स्कोर आई वुड से।
मतलब अगर 55 तक चले जाते ना तो वो एकदम सुपर ऑसम स्कोर हो जाता. Yes, If you had gone up to 55, वो super awesome score हो जाता, but 49 is a good score. Anything above 40 is good in this paper. Anything above 40 is good. But अगर 20-25 के आसपास आ रहे हैं तो प्रैक्टिस की जरूरत है. इसमें आप 30 तक तो आराम से ला सकते थे पेपर में. ठीक है, चलो टाउ टाउ. thank you, sir. 40 क्वेश्चंस नहीं, 40 मार्क्स पार्शव. 40 मार्क्स की बात कर रहा हूँ, आउट ऑफ 60. चलो भाई, तो प्रिपेयर करो एमटी के लिए. बाय बाय.